हेलो बच्चों, कक्षा 12 भौतिकी का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का तीसरा लेक्चर लेकर मैं के शुक्ला आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। आज का हमारा टॉपिक है बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल आवेशों के बीच का मतलब है कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। बहुत सारे आवेश होंगे, जैसा कि हमने कूलाम के नियम में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कैलकुलेट किया था। तो अब दो से ज्यादा आवेश होंगे इस निकाय में, किसी भी निकाय में दो से ज्यादा आवेश होंगे तो उसे हम बोलेंगे बहुल आवेश। तो उनके बीच आपको परिणामी बल कैलकुलेट करना है किसी एक आवेश पर। इसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत, जहां भी दो या दो से ज्यादा सदिश राशियों को आपस में जोड़ना होता है तो वहां पर हम अध्यारोपण का सिद्धांत प्रयोग में लाते हैं। कोई भी सदिश राशियां हो, जैसे अभी बल हम यहाँ पे देख रहे हैं तो बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसके बाद अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि दो से ज्यादा किसी बिंदु पर आपको जोड़ना है, दो या दो से ज्यादा जोड़ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का परिणामी कैलकुलेट करना है, तो वहां भी हम अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करेंगे। तो देखिए, जैसे कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था कि यदि दो बिंदु आवेश इस प्रकार हैं, Q1 और Q2, दोनों को प्लस ले लिया है, R दूरी पर है या R12 दूरी कह लीजिए, तो अगर आप Q1 पे लगने वाले बल की बात करते हैं तो Q2 भी पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, तो Q1 पर इस दिशा में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा F12। केवल एक बल कार्य कर रहा है, यहाँ पर किसी एक कण पर एक बल केवल कार्य कर रहा है, दूसरे वाले आवेश से लगने वाला बल केवल एक बल होगा। अब अगर इसी निकाय में एक और आवेश हो जाए, एक और कोई आवेश ले लेते हैं, मान लिया यहाँ पे Q3 ले लेते हैं, तो अब अगर इसी Q1 पर आपको परिणामी बल कैलकुलेट करना है तो पहले Q1 से आप Q3 को ऐसे मिला दीजिए। इस डिस्टेंस को हमने R13 मान लिया है, तो इस Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित बल E हो जाएगा इस दिशा में। इस बल को हम लोग कहेंगे F13। तो अब आप देखिए, Q1 पर लगने वाले दो बल हो गए। तो अगर Q1 पे लगने वाला परिणामी बल हमें निकालना हो, F1, ये है Q1 पर लगने वाला परिणामी बल, लगने वाला परिणामी बल, तो ये F1 बराबर हो जाएगा, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, F12 प्लस F13। वेक्टर सम रहेगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये सदिश योग करना है आपको, इन दो वेक्टरों का सदिश योग करना है। ऐसे आप सिंपली जोड़ नहीं सकते कि 4 और 3 7 कर दिया आपने। जैसा कि आपको बताया था मैंने, इस 12th क्लास का ये इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने के पहले भी आपको मैंने वेक्टरों के जोड़ने को बताया था कि दो वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं, या दो से अधिक वेक्टर, 3-4 वेक्टर हैं तो उनको कैसे जोड़ते हैं। तो बिल्कुल उसी विधि से आपको परिणामी कैलकुलेट करना है। तो ये Q1 पर लगने वाला परिणामी बल हो जाएगा। अगर यदि यहां पर ये कर सकते हैं कि यदि निकाय में कई बिंदु आवेश हैं तो उसका भी फॉर्मूला आप देख लीजिए यहाँ पर। यदि निकाय में n बिंदु आवेश है, निकाय में n बिंदु आवेश स्थित है, तो n बिंदु आवेश आप ये भी कह सकते हैं Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn स्थित है। तो Q1 पर लगने वाला परिणामी बल, Q1 पर लगने वाला परिणामी बल, ये हो जाएगा आपका F1। Q1 पे निकाल रहे हैं तो F1 कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा आपका, Q2 के द्वारा आरोपित बल F12 हो जाएगा, Q3 के द्वारा उसी Q1 पर आरोपित बल F13 हो जाएगा, Q1 पर Q3 के द्वारा इसी में आपका F14 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगर आपका nth कण है तो F1n ये हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा आपका F1n।
तो यही आपका अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। तो अगर अध्यारोपण का सिद्धांत हमें एक्सप्लेन करना है, हमें परिभाषित करना है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, तो नोट कर लीजिए कि यदि किसी निकाय में n बिंदु आवेश स्थित है, तो किसी आवेश पर परिणामी बल अन्य आवेशों के कारण उस पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। यदि किसी निकाय में n बिंदु आवेश स्थित है, तो इसी आवेश पर परिणामी बल अन्य आवेशों के कारण उस पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। और उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर आपको देना है तो आप इस तरह कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 एंड सो ऑन। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे का देखिए। अगर इसी फॉर्मूले को अगर आप n आवेशों के लिए चित्र भी आप इस तरह दिखा सकते हैं। मान लिया इस तरह n बिंदु आवेश आपने ले लिए, बहुत सारे हो सकते हैं और किसी पे भी आप परिणामी निकाल सकते हैं। बहुत सारे आवेश हैं, इसको हमने Q1 कह दिया, इसको Q2 कह दिया, इसको Q3 कह दिया, इसको Q4 कह दिया, इसको Q5 कर दिया और फिर डॉट 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 कर दिया। बहुत सारे आवेश हैं। 2 से ज्यादा की बात है तो अध्यारोपण का सिद्धांत आपको लागू करना है। हमने Q1 को Q2 से मिला दिया। बलों को जब भी कैलकुलेट करना है तो आवेशों को मिलाना होता है। जिन 2 आवेशों के बीच बल चाहिए आपको, उनको मिलाइए आप। ये इस तरह मिला दिया। तो Q1 पे अभी हमने देखिए 4 आवेशों से मिला दिया, अन्य 4 आवेशों से। तो अब आप देखिए इस पे कौन कौन से बल कैसे किस दिशा में लग रहे हैं। अब Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल होगा तो ये बल हो जाएगा। इस बल का नाम होगा F12। इसी तरह Q3 द्वारा इसी Q1 पर आरोपित बल, इसको आगे बढ़ा लीजिए तो ये हो जाएगा आपका F13। Q1 पर Q3 द्वारा आरोपित बल। इसी तरह Q4 द्वारा इसको भी आप ऐसे करके आगे बढ़ा दीजिए तो ये क्या रहेगा F14। और इसी तरह ये Q5 जो आपको दिया हुआ है, Q5, इसको भी ऐसे करके आगे बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका F15। और भी आवेश हैं तो इसी तरह बल बढ़ते जाएंगे। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस R12 है। इस डिस्टेंस को हमने R13 कह दिया है, इसको हमने R14 कह दिया है और इसको R15 कर दिया है। तो ये जो समीकरण है, अगर आप इसमें कूलाम के नियम का फॉर्मूला आप रखते हैं तो F1 बराबर आपको इस तरह मिल जाएगा। F12 लिखना चाहेंगे तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। माना कि वायु में रखे हैं आवेशित कण, तो ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन R12। याद होगा आपको, हमने वेक्टर में बताया था, ये मॉड स्क्वायर हो जाएगा और इसको आप R12 कैप कर सकते हैं। तो ये F12 हो गया। ठीक है, कण 1 पर 2 के द्वारा आरोपित बल है। F12 को हमने इस तरह लिख दिया। कूलाम के नियम में आपको बताया था, ध्यान होगा। इसी तरह इसी में और आगे चले जाइए आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये Q1 Q3 हो जाएगा, ये बटे हो जाएगा R13, इसका मॉड इसका स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे R13 कैप एंड सो ऑन।
इसी तरह F14 निकाल लीजिए, F15 निकाल लीजिए और एंड सो ऑन करते हुए चले जाइए। बस अब इसके बाद इसमें आप कुछ कॉमन ले सकते हो, बस यही आपका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो कण Q1 पर लगने वाला परिणामी बल इसमें आप कॉमन कर सकते हैं 1/4πε0। और देखिए Q1 सभी में कॉमन है, तो Q1 भी आप कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका Q2/R12 स्क्वायर प्लस Q3/R13 स्क्वायर। कैप भी रहेगा इसमें, R12 कैप भी है, वेक्टर भी रहेगा, ये R13 कैप रहेगा, एंड सो ऑन रहेगा। बस ये आपका परिणामी बल आ गया F1। तो अगर Q1 पर आरोपित परिणामी बल की गणना करनी है तो आप इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि किसी भी निकाय में दो से ज्यादा जब भी आवेश होंगे तो किसी भी एक बिंदु आवेश पर परिणामी बल निकालने के लिए आपको सदिश योग करना पड़ेगा, वेक्टरों का सदिश योग। पीछे बताया था कि वेक्टर कैसे जोड़ते हैं। चलिए भाई एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। नोट कर लीजिए इसको, फटाफट रफ कर दो। ओके, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, तब आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी ये चीज। वेक्टरों का जोड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैंने कहा है कि वेक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक एग्जाम्पल आपको मैं लेकर के दिखाता हूं। एग्जाम्पल ये है कि हमने मान लिया कि एक समबाहु त्रिभुज है ये, जिसकी प्रत्येक भुजा A है। ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा A है। आपको पता है ये अंदर का प्रत्येक कोण भी 60 अंश होगा। इसका हमने ये इसको कोने को A लिख दिया है, इसको B कर दिया है और इसको C कर दिया है। हमने ये मान लिया है कि समबाहु त्रिभुज ABC के कोनों पर +Q बराबर आवेश स्थित है। तीनों कोनों पर बराबर आवेश +Q स्थित है। ये +Q तीनों कोनों पर स्थित है। तो किसी एक कोने पर लगने वाले परिणामी बल की गणना कीजिए। सवाल है कि A भुजा के समबाहु त्रिभुज, ये क्वेश्चन है, A भुजा के समबाहु त्रिभुज के कोनों पर बराबर आवेश +Q रखें किसी एक कोने पर। मान लिया आपसे कह दिया कि किसी एक कोने पर लगने वाले परिणामी बल की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करना है इसको, इसका सलूशन थोड़ा गौर से देखिए। चित्र में देखिए, सबसे पहले आप किसी एक कोने की बात कर रहे हैं, चाहे A पे आप निकालिए, चाहे C पे निकालिए, चाहे B के कोने पे निकालिए। चलिए B कर लेता हूं, B मेरे ज्यादा पास है। तो देखिए इस B पर ये +Q आवेश है और ये C के द्वारा जो B पर आरोपित बल है वो इस दिशा में हो जाएगा। इसको आप लिखेंगे FBC। ये हो गया FBC, B पर C के द्वारा आरोपित बल। इसी तरह A के कारण B पर निकाल लीजिए, तो इस लाइन को भी आगे बढ़ा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका FBA। ये बल हो गया। तो चलिए सबसे पहले आपको कूलाम के नियम से FBA और FBC दोनों निकाल के देख लेते हैं कितना होगा। बाकी इनके बीच का ये कोण 60 अंश होगा, क्योंकि दोनों ये 60 है, ये भी 60 होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। तो सबसे पहले आप बताइए कि बिंदु B पर रखे Q आवेश पर C वाले आवेश के कारण बल। तो ये हो जाएगा आपका FBC। ये हो जाएगा FBC। चलिए FBC की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी।
कूलाम के नियम में हमने स्मॉल के एक फॉर्मूला लिया था, तो नियतांक है ये स्मॉल के, बाकी इसको आप 1/4πε0 भी लिख सकते हो। Q1 Q2, तो Q1 भी Q हो जाएगा, Q2 भी Q हो जाएगा, और बटे दूरी हो जाएगी आपकी a²। ये FBC की वैल्यू आ गई। बाकी दिशा आपको दिख रही है C से B की ओर, केवल मैं यहाँ परिमाण निकाल रहा हूं। तो एक बल तो ये हो गया FBC। इसी तरह आप FBA निकाल लीजिए, इसी प्रकार FBA भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका K। ध्यान दीजिए जरा, Q2 है, तो चूंकि Q1 Q2 दोनों ही Q हैं, तो Q करना है आपको। BA निकालिए, तो B पर A के द्वारा वो भी Q है, ये भी Q है, तो इस पे जो बल हो जाएगा वो QQ और बटे a²। सेम वैल्यूज आ गई दोनों, KQ² बटे a², और ये भी आ गया आपका KQ² बटे a²। दोनों सेम है, दोनों समान है परिमाण में। चलिए दोनों को हमने मान लिया कि दोनों F है थोड़ी देर के लिए। दोनों चूंकि वैल्यूज में बराबर है, तो दोनों का हमने मान लिया कि वैल्यू F है। अब आप बिंदु B पर परिणामी बल निकाल लीजिए। अब दो वेक्टरों को जोड़ना मैंने आपको सिखाया था, बस उसी विधि से दो वेक्टरों को जोड़ने का जो सिंपल सूत्र आपने पढ़ रखा है, उसी फॉर्मूले में आप वैल्यूज रख दीजिए, परिणामी निकल आएगा। तो अब अगर आप बिंदु B पर परिणामी बल निकालेंगे, तो बिंदु B पर परिणामी बल, ये परिणामी बल FB कर देते हैं इसको, तो ये बराबर हो जाएगा √। अब देखिए कौन से दो वेक्टर हैं, एक ये FBA है, FBC है, लेकिन आप देखिए दोनों वेक्टरों के परिमाण बराबर हैं, हमने परिमाण बराबर लिए हैं। तो देखिए दो वेक्टरों को जोड़ने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यदि दो वेक्टर A और B हैं, तो उनका परिणामी R बराबर होता है √a² + b² + 2ab cos θ। दो वेक्टरों के जोड़ने का बस वही फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है। पहला वेक्टर a² मतलब f² प्लस दूसरा वेक्टर b² यानी वो भी f² प्लस 2ab cos, दोनों के बीच का कोण बताइए, चित्र में देखिए दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका √, ये हो जाएगा f² प्लस f² प्लस 2f² और cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। 2 से 2 काट दीजिए। अब f² तीनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा √3f²। इसको आप लिख सकते हैं f√3। तो बस ये परिणामी बल हो गया FB, ये परिणामी बल हो गया। और अब आप चाहें तो यहां से जो F की वैल्यू है वो रख दीजिए इसमें, तो ये वैल्यू है आपकी KQ²/a²। तो बस ये हो जाएगा आपका √3 KQ²/a²। तो बस ये परिणामी बल हो जाएगा। तो B पर लगने वाले परिणामी बल की बात करनी है, तो परिणामी बल ये हो जाएगा √3 KQ²/a²। अब अगर दिशा इसकी निकालनी हो तो जरा दिशा भी ध्यान दीजिए। अब देखिए एक वेक्टर ये इधर है, ये F वेक्टर है, ये जो हमने BC लिया था, और इस दिशा में ये एक दूसरा वेक्टर है FBA, इसका भी परिमाण F है, यानी दोनों के परिमाण बराबर हैं। तो आपको बता दूं कि यदि दो वेक्टरों के परिमाण बराबर हैं, इनके बीच का ये कोण भी आपको दिया है 60 डिग्री, तो इनका परिणामी हमेशा इनके मध्य बिंदु से होके जाएगा। मध्य बिंदु का मतलब है कि 30 डिग्री से, ये परिणामी की दिशा होगी। यदि दो बराबर वेक्टर हैं, तो उनका परिणामी हमेशा उन दोनों वेक्टरों के बीच से होके जाता है, तो ये इसका परिणामी हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी, अगर ये दो वेक्टर आप जोड़ रहे हैं तो ये इसकी दिशा ये हो जाएगी, बाकी परिमाण को हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला हमारा वही होगा, दो वेक्टरों के परिणामी का ये सूत्र आपको अच्छी तरह से याद होगा। यदि वेक्टर A और B हैं, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है 2ab cos θ। ये आप दो वेक्टरों का परिणामी है, A और B दो वेक्टर हैं, और थीटा उनके बीच का कोण है। तो ये समझ आया कि यदि परिमाण में दो बराबर वेक्टर हैं,
तो इन दोनों का परिणामी हमेशा इनके बीच से होकर जाएगा। बीच का मतलब है कि यदि वेक्टरों के बीच का कोण 60 अंश है तो वो 30 अंश, दोनों वेक्टरों से 30 अंश का कोण बनाते हुए परिणामी जाएगा। ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। अगर ये दो वेक्टर इस तरह बराबर हो, मान लिया एक वेक्टर ये एफ है, एक वेक्टर ये एफ है, ये भी दोनों परिमाण में बराबर हैं, ये भी, इनके बीच का कोण 90 है, तो अगर इन दोनों का आप परिणामी निकालते हो तो 45 डिग्री पर इन दोनों का परिणामी होगा। परिणामी की दिशा में आपको समझा रहा हूं। यदि दो परिमाण में बराबर सदिश हैं तो उनका परिणामी हमेशा दोनों वेक्टरों के बीचों बीच से होकर जाता है। बाकी फॉर्मूला यही आपको यूज करना है, R बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। चलिए इसी सवाल में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, हल्का सा सवाल को बदल देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, देखिए उससे क्या फर्क आएगा। सवाल देखिए, सवाल यही है, समबाहु त्रिभुज है ए भुजा का, इसके इस कोने पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इस कोने पे हमने माइनस आवेश रख लिया बस, यानी तीनों कोनों पर आवेश के परिमाण तो बराबर हैं, क्यू भी है, क्यू ए भी है, क्यू ए भी है, लेकिन इन दो कोनों पर प्लस आवेश और तीसरे कोने पर हमने माइनस क्यू आवेश रख लिया है। तो अब आप बताना है कि इस कोने बी पर लगने वाला परिणामी बल, अब आपको बताना है कि इस कोने बी पर लगने वाला परिणामी बल। तो देखिए कैसे करना है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल हूबहू वैसे ही है जैसे भी पिछला टॉपिक हुआ था, पिछला सवाल हुआ था, बिल्कुल वैसे ही करना है। चलिए सबसे पहले ए के कारण बी पर लगने वाला बल देखिए, तो इस दिशा में हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे एफ ए बी, सॉरी एफ बी ए, बी पर ए के द्वारा आरोपित बल, ये हो गया। अब आप देखिए ये माइनस आवेश है और ये प्लस आवेश है, तो आपको बताया था कि प्लस और माइनस के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कूलाम के नियम से, तो ये बल की दिशा हो जाएगी आपकी एफ बी सी। एफ बी सी की दिशा आप देख रहे हैं अंदर की ओर हो गई, ठीक है। इस आवेश को हमने इस साइड लिख लिया है क्यू आवेश। देखिए एफ बी सी की दिशा ये प्लस है, ये माइनस है, तो इस प्लस पर उस माइनस के कारण आकर्षण बल होगा, तो आकर्षण बल हमेशा एक दूसरे की ओर होता है। कभी भी जैसे आपका ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, इन दोनों को आप मिलाओगे तो जो आकर्षण बल होता है, क्योंकि ये दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, तो इनमें जो बल कार्य करेगा वो एक दूसरे की ओर होगा। एक दूसरे की ओर का मतलब है कि इस क्यू पर इस दिशा में बल होगा, और बाई चांस अगर आप इस माइनस क्यू पर बल की बात करते हैं तो इस दिशा में होगा, तो इसे बोलते हैं एक दूसरे की ओर। और अगर दोनों प्लस आवेश हैं, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो फिर एक दूसरे से दूर होगा, एक दूसरे से दूर, इस पे इधर होगा इस वाले आवेश पर, और इस वाले आवेश पर इस दिशा में होगा। तो अगर प्लस और माइनस हैं तो ये इस पे जो लगने वाला बल है उसकी ओर होगा, आकर्षण है इसलिए, और ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्रतिकर्षण होगा, बाहर की ओर होगा। तो ये दो बल हो गए, दो बल समझ आ गए होंगे यहाँ पे। तो जैसा पिछले सवाल में था वही सेम क्वेश्चन ही है, आपको बस यहाँ लिख दिया है, क्वेश्चन आपका ये है कि कोने बी पर परिणामी बल की गणना कीजिए, परिणामी बल की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन है ये। तो परिणामी बल की गणना करनी है तो वही दो बल निकालने पड़ेंगे आपको कैलकुलेट करना होगा। सोल्यूशन लेते हैं, आपको कैलकुलेट करना होगा बी ए। चलिए बी ए की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, वही के, Q1 Q2 दोनों क्यू दिए हैं, दूरी ए स्क्वायर ही हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा KQ² बटे A²। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, बड़ी सिंपल है, एफ बी ए आ गया। इसी तरह BC कैलकुलेट कर लीजिए, BC दिशा चित्र में देखते रहेंगे, यहाँ केवल हम परिमाण निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे A², सेम वैल्यू आ गई फिर से KQ² बटे A²। चलिए दोनों बिल्कुल देखिए परिमाण में बराबर है, तो फिर हमने इनको F मान लिया है, माना F, दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए F मान लिया है। अब आप बता दीजिए बिंदु बी पर परिणामी बल, बिंदु बी पर परिणामी बल। तो देखिए बिंदु बी पर परिणामी बल इस तरह लिख सकते हैं वेक्टर में, ये बराबर आप लिख सकते हैं बी ए
और प्लस FBC। लेकिन ये केवल आपका शोपीस फॉर्मूला है। यहां के परिप्रेक्ष्य में आपको परिमाण जब कैलकुलेट करना है बी का, तो इसका फॉर्मूला ये ऐसे करके निकलेगा, ये अंडर रूट, ये परिमाण का फॉर्मूला है। वही F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। बस उसी फॉर्मूले का उपयोग कर लीजिए। लेकिन गौर करिएगा जरा, इस बार जो ये दो वेक्टर हैं, इनके बीच का ये कोण 120 डिग्री है। ध्यान दीजिए जरा, ये आपका FBA एक वेक्टर दिया है और दूसरा वेक्टर इस दिशा में दिया है, ये FBC। अब आपको इनके बीच का ये कोण जब निकालेंगे तो 120 डिग्री होगा। 120 इसलिए क्योंकि ये 60 है। इसी रेखा पर जो आंतरिक कोण होता है वो 180 अंश होता है। तो अगर 60 इधर हो गया तो बचा 120, वो इधर हो जाएगा, ये 120 होगा। अब आप यहां से देखिए तो दोनों के परिमाण बराबर हैं, ये और ये दोनों वेक्टर परिमाण में बराबर हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका परिणामी कहां से जाएगा, तो 120 के ठीक बीचों बीच से, यानी 60 अंश से, ये 60 अंश से इसका परिणामी जाएगा। यानी ये वाला 60 डिग्री होगा, ये भी 60 अंश होगा। अभी बात हो गई है कि दो बराबर वेक्टर हैं तो उनका परिणामी हमेशा उन दोनों वेक्टरों के बीच से होके जाता है। तो बस अब आप यहाँ पे परिमाण कैलकुलेट कर लीजिए। तो वही पहला वेक्टर हो जाएगा F स्क्वायर F1 स्क्वायर या A स्क्वायर। तो A स्क्वायर की जगह आप यहाँ पर F स्क्वायर कर देंगे, फिर से आप F स्क्वायर कर देंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। cos थीटा यहाँ पर अब चेंज हो जाएगा, cos 120 डिग्री हो जाएगा। ये गौर करने की जरूरत है। बस सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा आपका F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर। और देखिए cos 120 का मान अगर आप निकालते हो तो cos 120 बराबर होता है cos 90 प्लस 30। दूसरे चतुर्थांश में cos ऋणात्मक होता है तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos sin 30। cos जब मानक 90 मानते हैं तो cos sin में बदल जाता है sin 30, और sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो cos 120 का मान होता है -1/2। तो निकाल लीजिए, यहाँ रख लीजिए -1/2। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो ये फॉर्मूला फाइनली इस तरह आ गया, ये 2F स्क्वायर और माइनस F स्क्वायर, ये आ गया 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर। तो ये अंडर रूट में आपको मिलेगा F स्क्वायर, और F स्क्वायर का मतलब F, केवल F। तो ये दोनों ही आपने F निकाले थे, तो बस ये परिणामी बल आ गया आपका, FB कैलकुलेट हो गया, परिणामी बल का परिमाण आ गया F, और ये वैल्यू है आपकी KQ स्क्वायर बटे A स्क्वायर। बस ये आंसर हो जाएगा। सवाल वही था, थोड़ा सा बस फर्क था, हमने एक आवेश का चिन्ह बदल दिया बस। पिछले सवाल इस सवाल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस केवल हमने एक आवेश का चिन्ह बदल लिया। चलिए फटाफट नोट करिए इसको। हो गया। चलिए इसके बाद जरा और आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि समबाहु त्रिभुज के 3 कोनों पर आवेश रखे हैं, तो किसी एक कोने पर अन्य 2 आवेशों से 2 बल कार्य करते हैं। तो अभी आपने 2 बलों का परिणामी निकाला। अब थोड़ा सा अगर हम इसी को और ऊपर ले जाएं, थोड़ा और सवाल को और मुश्किल करें, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए फिर। अब जैसे एक ये वर्ग है, सपोज करते हैं, इसकी भी प्रत्येक भुजा हमने A मान ली है, स्मॉल a। वर्ग का नाम दे दिया, चलिए इसको हमने A कह दिया है, A, B, इसको C कह दिया और इसको D कह दिया है। ABCD एक वर्ग है, प्रत्येक भुजा A है, और इसके चारों कोनों पर हमने बराबर आवेश रख दिया है। ये हमने इस पे भी प्लस क्यू आवेश रखा है, यहां भी हमने प्लस क्यू आवेश रखा है, यहां भी हमने प्लस क्यू आवेश रखा है, और इस पर भी हमने प्लस क्यू आवेश रखा है। तो अब सवाल है कि एक भुजा के किसी वर्ग के चारों कोनों पर बराबर आवेश प्लस क्यू रखे गए हैं। तो अब किसी एक कोने पर परिणामी बल की गणना करनी है। तो क्वेश्चन ये है, एक भुजा के वर्ग ABCD भी लिख सकते हैं, ABCD के चारों कोनों पर बराबर आवेश, सब बराबर रख दिए, बराबर आवेश प्लस क्यू रखे।
रखे हैं किसी कोने कह लीजिए, हमने कह दिया ए पर परिणामी बल की गणना कीजिए। कोई भी कोना ले सकते हैं, परिणामी बल की गणना कीजिए। रिजल्ट सेम आएगा, किसी भी कोने पे आप कैलकुलेट कराइएगा, परिणामी बल एक ही आएगा। किसी कोने ए हमने मान लिया कि ए पर हमें परिणामी बल निकालना है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे जगह चाहिए हमें, यहाँ बिगाड़ना है हमें। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। किसी कोने ए पर परिणामी बल की गणना कीजिए। चलिए क्वेश्चन नोट हो गया है। चलिए इस पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें बलों को देखना है, किस दिशा में कैसे बल लग रहे हैं। तो देखिए इस कोने पर जो रखा आवेश Q है, इस पे लगने वाला परिणामी बल बताना है। तो देखिए इस पर और कौन कौन से आवेश बल लगा रहे होंगे। ये आवेश Q जो है बल लगाएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इस दिशा में ये बल लगेगा। इस बल को हमने कह दिया भैया FAB। क्यों कर दिया? क्योंकि कण Q पर जो कि A पे रखा है, उस पे B के द्वारा आरोपित बल। चलिए इसके बाद ये वाला आवेश इस पे बल लगाएगा। मिला दीजिए इसको, ऐसे करके मिला दीजिए। तो इस आवेश के कारण इस प्लस Q पे लगने वाला बल इस दिशा में होगा। इसको हमने कह दिया FAC कह दिया। इसके बाद जो तीसरा आवेश बचता है ये प्लस Q, इसके कारण इस पे लगने वाला बल ये इस दिशा में हो जाएगा FAD। तो बस ये तीन बल आ गए। तीन बल ध्यान से देखिए आप। इस आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल इस दिशा में, इस आवेश के कारण इसको मिलाइए, बल की दिशा ये हो जाएगी, और इस आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल ये हो जाएगा। तो अगर आप सॉल्यूशन में अब आप ये कहते हैं कि बिंदु ए पर परिणामी बल, ये परिणामी बल, तो आप वेक्टर में अगर सदिश के रूप में लिखना चाहेंगे तो आप इस तरह लिख सकते हैं FA बराबर FAB प्लस FAC और प्लस FAD, ये लिख सकते हो आप। इस तरह सदिश में आप इस तरह दिखा सकते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत में हमने यही पढ़ा था कि बस ए पर लगने वाले जो तीन बल हैं, इन्हीं का परिणामी आपको कैलकुलेट करना है यहाँ। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप सबकी वैल्यूज निकाल लीजिए कूलाम के नियम से। सबसे पहले आप ये निकालिए जरा FAB कण ए पर जो मतलब कोने ए पर जो Q आवेश रखा है, उस पर B के द्वारा आरोपित बल FAB। तो वही फॉर्मूला हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, Q और बटे A स्क्वायर। A जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो ये पहला हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये तो आ गया FAB, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा यहाँ वर्ग में आ जाइए। अगर ये भुजा A है और ये वाली भुजा भी A है, ये विकर्ण है वर्ग का, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी ये वैल्यू हो जाएगी A√2। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, ये A है, ये A है, तो ये वाला A√2 हो जाएगा। तो अब इस आवेश के कारण निकाल लीजिए। इसको लिखेंगे FAC। AC बता दीजिए A पर लगने वाला, C के द्वारा कितना बल लग रहा है, तो हो जाएगा Q1 Q2 Q और बटे डिस्टेंस देखिएगा A√2 है, तो ये A√2 का स्क्वायर हो जाएगा। Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका Q स्क्वायर और अपॉन 2A स्क्वायर। FAC भी आ गया। इसके बाद एक और अंतिम आवेश बचता है यहाँ पे D, Q आवेश। इसके कारण भी A पर बल निकाल लीजिए। FAD कितना हो जाएगा Q1 Q2 Q बटे R स्क्वायर, R की जगह पे A है तो A स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी आपकी आ गई KQ स्क्वायर बटे A स्क्वायर। तो देखिए तीन बल हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें, अलग से इसका एक चित्र बना देता हूँ बल का, और इस पर कौन से तीन बल कार्य कर रहे हैं वो आपको थोड़ा सा समझ लेना है। ये
तीन बल कौन से कार्य कर रहे हैं वो ध्यान से देखिए। देखिए ये बल आपका एक बल इधर है, इसकी वैल्यूज लिख देता हूं। इसकी वैल्यू है आपकी, इसको FAC, चलिए नाम ही लिख देते हैं, ये है FAC, ये है FAB और ये वाला है FAD। ठीक है, तीन बल है। देखिए जरा, अब आप देखिए तो FAB और FAD इनके बीच का कोण 90 है। 90 है FAB और FAD के बीच का कोण 90 है। और गौर करिए तो FAB और FAD दोनों परिमाण में बराबर हैं। ये दोनों वेक्टर का जो परिमाण है वो सेम है। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि यदि दो बराबर वेक्टर हैं तो उनका परिणामी हमेशा उन दोनों वेक्टरों के बीच से होके जाता है। ठीक है, तो पहले हम इन दो वेक्टरों का परिणामी निकाल लेते हैं। अब आपको इन तीनों वेक्टरों को जोड़ना है। तीनों वेक्टरों को जोड़ने का तरीका आप देखिए कैसे। तो FAC यहां लिखा रहने दीजिए, FAC ये इस दिशा में था। चलिए तो पहले FAB और FAD का परिणामी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हमने मान लिया, सपोज कर लीजिए कि कोई नाम दे देते हैं, इसको हमने दे दिया कि F डैश कर देते हैं। चलिए तो ये परिणामी कैसे निकलेगा, दोनों के बीच का कोण 90 है, तो इनके बीच का कोण 90 है, तो ये हो जाएगा आपका FAB का स्क्वायर प्लस FAD का स्क्वायर। दो वेक्टरों को जोड़ रहे हैं जिनके बीच का कोण 90 है, और प्लस 2FAB FAD cos 90 इसलिए क्योंकि दोनों वेक्टरों के बीच का कोण 90 है। इन दो का परिणामी अभी हम आपको निकाल के बता रहे हैं। इन दो का जिनके बीच का कोण 90 है, एक FAB वेक्टर है, दूसरा FAD है। तो देखिए ये cos 90 पूरा 0 हो जाएगा, और FAB और FAD दोनों परिमाण में बराबर हैं। यहां से देखिए दोनों परिमाण में बराबर हैं, दोनों को मान लेते हैं कि F है, तो ये हो जाएगा आपका F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, तीसरा 0 हो जाएगा टर्म, तो ये 2F स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F√2। ये तो परिणामी है AD और AB, FAB और FAD के बीच का परिणामी है। इसको आप चाहें तो F की वैल्यू रख सकते हैं, तो F की वैल्यू है KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर √2। तो ये तो F डैश हो गया, ये F डैश हो गया, ये FAD और FAB का परिणामी है ये। अब चूंकि आपको बताया था कि दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, तो ये कहां से जाएंगे, 45 डिग्री से। और ये गौर करिए कि FAC भी 45 डिग्री से ही जा रहा है। भाई ये विकर्ण है वर्ग का, और वर्ग का विकर्ण हमेशा 45 डिग्री पे ही होता है। तो इसकी जो दिशा है वो ऑलरेडी यहां से 45 डिग्री बना रहा है, तो FAC भी 45 डिग्री से जा रहा है, और जो FAB और FAD का परिणामी अभी हमने निकाला वो भी इसी दिशा में जा रहा है। वो था, ये वैल्यू थी KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर √2, वो भी इसी दिशा में था। दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो गए। तो अगर अब इस कोने पर रखे आवेश Q पर परिणामी बल आप निकालते हो तो क्या होगा, दोनों वेक्टर एक ही दिशा में, भाई ये दोनों वेक्टर अब एक ही दिशा में हो गए, तो परिणामी बल, इसलिए अब आप कोने A पर परिणामी बल जब कैलकुलेट करोगे, ये परिणामी बल